आज हम लोग बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं प्लेटफॉर्म की बुक से। इसके पहले हम लोग सेट 1 से 9 कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ पे बना है, वहाँ पे सेट 1 से 9 तक का वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आइए सेट नंबर 10 यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन 1 है, दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों वैष्णवी राठौर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैष्णवी राठौर को दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रिंट डिजिटल श्रेणी में 2025 दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता पुरस्कार जीता है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDCSC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा आपका प्रकाश मखदूम को। प्रकाश मखदूम को NFDC के महानिदेशक जो है प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसे देख लीजिएगा, प्रकाश मखदूम को, ये आपको याद रख लेना है। देखिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC की स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। NFDC का मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 1975 में। और यह जो इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश मखदूम को। 3-4 बातें इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसे प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? प्राक्कलन समिति का संजय जायसवाल को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला ने संजय जायसवाल को लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं, ये भी याद रख लीजिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं और इन्होंने संजय कुमार जायसवाल को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह नियुक्ति 1 मई 2025 से लागू हो गई है। 1 मई 2025 से लागू है, याद रख लीजिएगा। यह समिति 2025-26 के कार्यकाल के लिए 30 अप्रैल 2026 तक कार्य करेगी। यह 30 सदस्यीय समिति होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं, याद रख लीजिएगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लीजिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये याद रख लीजिएगा। आपका भारत में सड़क परिवहन से स्वर्ण चतुर्भुज जो है परियोजना संबंधित हो जाती है। ठीक है, यह दोस्तों आपका NHAI का पूर्ण रूप जान लीजिए। जो नेशनल हाईवे होता है उसका पूर्ण रूप जान लीजिए। तो NHAI का पूर्ण रूप है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के रूपरेखा 1999 में बनाया गया था। स्वर्ण चतुर्भुज योजना 2001 से शुरू हो गया था और 2012 में पूर्ण हो गया था, ये याद रख लीजिएगा। ये बहुत सारी बातें इसमें देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघ उत्पादकों संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है? आंसर होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो बताइए, सतत जीविकोपार्जन योजना का बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2018 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। इस योजना का उद्देश्य कई सेक्टर में हम देख चुके हैं, यहाँ भी देख लीजिए। इस योजना का उद्देश्य बिहार के लाखों अति गरीब परिवारों को अस्थायी आजीविका का अवसर प्रदान करना था और यह भी था कि इस योजना के द्वारा शराब और ताड़ी व्यवसाय छोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया था। तो 2-3 बातें इस योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो सरोजनी नायडू भारतीय महिला पहली थी, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे सरोजनी नायडू ने 41वें कांग्रेस अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता
की थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू बनी थी, ये भी याद रख लेना है। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। ओवरऑल पूछे तो 1917 में बनी थी, और भारतीय महिला पूछेगा तो आप सरोजिनी नायडू 1925 बताएंगे। ठीक है, और चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी, तो आपका 2 से 41 मील, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 2 से 41 मील दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किए थे। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, और वहाँ पे दोस्तों और नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ये भी आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा के और मुसोलिनी के गिलान से रोम यात्रा से की थी। सुभाष चंद्र बोस ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, साइमन कमीशन भारत में आया था, तो आपका कब आया था? 1928 में आया था, याद रख लीजिएगा। 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सर्वाधिक आयोग का गठन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा की गई थी, याद रख लीजिएगा। साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को भारत आ गया था, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कौन कौन? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस 5 अस्थायी सदस्य जो कि हमेशा रहते हैं। और सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं, और यह ठीक है, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सुरक्षा परिषद के बारे में, 15 टोटल होते हैं, जिससे 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, ये कम से कम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एवं डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। दोस्तों 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, याद रख लीजिएगा। इसको बोलते हैं UNCED, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऐसा बातें आपको जानना है। यह जून 1992 में ब्राज़ील के शहर री डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस रियो सम्मेलन का नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, देखिए कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में डॉट है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में डॉट है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखे थे, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और 5 अस्थायी सदस्यों का नाम अभी मैंने बताया था, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। और 10 जो अस्थायी सदस्य हर 2 साल पर बदलते रहते हैं, तो इसे देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आइए हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाला GSLV रॉकेट के क्रायोजेनिक अपर स्टेज में प्रणोदक के रूप में किनका उपयोग किया जाता है? तो आपका तरल हाइड्रोजन, तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले GSLV रॉकेट में किसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में? तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन, याद रख लीजिएगा। देखिए इसरो द्वारा उपयोग किया जाने वाला GSLV रॉकेट के क्रायोजेनिक
अपर स्टेज में प्रवर्धक के रूप में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको क्या करना है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, तो एक बार पीडीएफ ले लीजिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एग्जाम से 1-2 दिन पहले 20 सेट रिवीजन करके जाइए, आपका जो है काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बात करना है 92 62 30 17 6 9 पे आपको बात कर लेना है। मात्र 35 में पीडीएफ यहाँ पे ऑफर के साथ ले जाना है आपको और पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक में CS9 प्रोटीन की क्या भूमिका है। यह ऑलरेडी हम लोग एक सेट में देख चुके हैं। यह आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। यह एक आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर काटता है। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ फसलों में विटामिन, खनिज और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फसलों में विटामिन, खनिज और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे देखिए, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है। आंसर होगा दोस्तों पहले स्थान पे है, एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में बिहार ने कितना स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो आपका एक भी नहीं जीता है, याद रख लीजिएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो है बिहार कोई पदक नहीं जीता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था। बिहार ने इस प्रतियोगिता में केवल 3 कांस्य पदक जीता है, स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो 3 कांस्य पदक याद रख लीजिएगा, बिहार ने जीता है। इस प्रतियोगिता में मणिपुर 14 पदकों, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ शीर्ष स्थान पे जो है हासिल किया है। यहाँ से दोस्तों हम लोग देखिए रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन आप सबको क्या करना है, खुद से करना है, जैसे कि मैं पहले सेट्स में ही बताए थे। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से हम लोग 39 से आइए करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। इसके लिए पीडीएफ ले लीजिए, फटाफट एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन है, तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए पता नंबर इतना जो है नेहरू मार्ग पटना और पता 15 नेहरू रोड पटना, इन दोनों को सफलतापूर्वक मिलान करना क्या दर्शाता है। तो दोस्तों मिलान प्रणाली मामूली भिन्नताओं को संभालने में सक्षम है। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए यहाँ पे, और डेटा मिलान में फॉल्स पॉजिटिव का क्या अर्थ है। डेटा मिलान में फॉल्स पॉजिटिव का अर्थ है दोस्तों 2 अलग अलग रिकॉर्ड का गलती से एक ही के रूप में मिलान हो जाना, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर का सब्जेक्ट नॉलेज, आइए देखते हैं सारे लोग देखिएगा। ग्रामीण विकास की अवधारणा में डेवलपमेंट शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समग्र प्रक्रिया, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा में डेवलपमेंट शब्द का क्या अर्थ है। ग्रामीण विकास में मतलब डेवलपमेंट शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समग्र प्रक्रिया, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बोल रहे हैं ग्रामीण व्यवस्था की विशेषताओं में कौन सा कथन उसकी श्रम प्रथा प्रकृति को दर्शाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में से कौन सा कथन उसकी श्रम प्रथा प्रकृति को दर्शाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर निर्भरता, कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर निर्भरता। दोस्तों आंसर बी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आइए देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। ग्रामीण गरीबों के लिए अस्थायी आजीविका के अवसरों का
सृजन करना है। सेट नंबर 2 में हम लोग देखे थे इस क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकेंड। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की सुनिश्चित रोजगार जो है आपका पैदा करना आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2005 में मनरेगा लागू हुआ था और 2006 में पारित हुआ था, 2005 में, 2006 में आपका लागू हो गया था 200 जिलों में। और उसके बाद यह नरेगा पहले नाम था, बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ दिया गया। 100 दिनों की गारंटी की देता है रोजगार की, और 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो यह बेरोजगारी भत्ता भी देता है। ऐसा जो है यह योजना है। बिहार सरकार की सतत जीविकोपार्जन योजना किस विशेष समूह पर केंद्रित है? यह दोस्तों राज्य के अति गरीब परिवारों के लिए, बार बार एक क्वेश्चन आता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसका डेट वगैरह सब कुछ हम बता दिए हैं पिछले सेट्स में, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आइए हम लोग 47 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कुशल युवा प्रोग्राम किस मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है? तो बिहार कौशल विकास मिशन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 15 से 28 वर्ष के युवाओं को ऐसा स्किल देता है, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर साक्षरता और व्यवहार कौशल, सॉफ्ट स्किल, ये सब स्किल्स यहाँ पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। यहाँ पे देखिए 48 है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के संबंध में आपसी विश्वास का क्या महत्व है? यह समूह के सदस्यों के बीच सहयोग और वित्तीय स्थिरता की नींव है। सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आइए दिखाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO और क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF को उच्च स्तरीय फेडरेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे कई SHGS को मिलाकर एक बड़े स्तर पर काम करते हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, SHG बैंक लिंकेज का क्या महत्व है? तो यहाँ पे डी आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराता है। सेकंड आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आइए हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर दोस्तों है, बुनियादी बही खाता यानी बेसिक बुक कीपिंग वित्तीय साक्षरता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह व्यक्तियों और समूहों को उनके वित्तीय लेन देन को ट्रैक करने और समझने में सक्षम बनाता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन है, और लाइवलीहुड प्रमोशन में वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज का क्या महत्व है? उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। बी यहाँ पे भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आइए हम लोग देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड्स में क्या शामिल है? कृषि, बागवानी और पशुधन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन फॉर्म एंड ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड की क्या विशेषता है? तो नॉन फॉर्म ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड की क्या विशेषता है? केवल पशुपालन। ऑप्शन सी। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विनिर्माण, सेवाएं और व्यापार। बी करेक्ट आंसर होगा, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, इसके बारे में हम लोग कई बार देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसके लिए है? तो वे परिवार जो BPL श्रेणी में हैं और PMAYG के तहत शामिल नहीं हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। 56 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा, यानी आपका सेकंड, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 57 नंबर देखते हैं। आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों आपका कृषि विकास से संबंधित है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आइए हम लोग देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP, इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम किस प्रकार की योजना है? सामाजिक सुरक्षा योजना है। ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का
उद्देश्य क्या है यहाँ पे? ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा यह समझने के लिए कि समय के साथ ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ कैसे विकसित हुई हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सब्जेक्ट नॉलेज। आप एरिया कोऑर्डिनेटर वाले अदर वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं सहायता समूहों के एक ग्राम संगठन VO का मुख्य कार्य क्या होता है? तो SSG को सहायता प्रदान करना और बड़े सामुदायिक मुद्दों का समाधान करना आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ग्राम संगठन के गांव के 8 से 15 स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर बनाया गया एक संघ होता है, ठीक है, ऐसे ही चलता है। और CLF क्या होता है? तो कई जो है VO मिल करके एक CLF का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है दोस्तों? तो जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और अतिरिक्त लोगों को हटाने पर भी उत्पादन प्रभावित न हो, तो आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आइए देख लेते हैं हम लोग। 44 का हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, गरीब ग्रामीण महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता सीधे किसके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लाभार्थी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग 45 है, बिहार की जीविका योजना किस वैश्विक मॉडल से प्रेरित है? तो यह आपका बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक मॉडल से प्रेरित है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभार्थियों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए क्या प्रदान किया जाता है? तो आपका संपत्ति और गहन सहायता, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 47 है, बिहार कुशल युवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है ये दिखा देते हैं, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल सेकेंड, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना, सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में क्या शामिल है? तो सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण का मिश्रण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 49, फलों और सब्जियों की खेती किस प्रकार की आजीविका का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका कृषि आधारित आजीविका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि आधारित आजीविका है फलों और सब्जियों की खेती, ठीक है। 50 है, एक व्यक्ति जो पास के शहर में एक कारखाने मजदूर के रूप में काम करता है, उसकी आय की श्रेणी किस में आती है? उसकी आय की श्रेणी आपका किस में आती है? तो वह गैर कृषि आजीविका है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 नंबर है देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 52 नंबर देखिए, स्वयं सहायता समूहों में सामाजिक संपार्श्विक यानी सोशल कोलेटरल का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हो जाएगा समूह के सदस्यों का आपसी विश्वास और दबाव जो ऋण चुकाने के लिए गारंटी का काम करता है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 53 नंबर आइए दिखाते हैं। 53 नंबर है यहाँ पे, मनरेगा के तहत यदि किसी आवेदक के आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो वह किसका हकदार होता है? आंसर होगा बेरोजगारी भत्ता का, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो मनरेगा के बारे में हम लोग बहुत कुछ पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे 54 नंबर हम लोग देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्लस्टर स्तरीय संघ का गठन क्यों किया जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा बड़े पैमाने पर बाजार संपर्क और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। PM किसान योजना के तहत 6000 की राशि कितने
किस्तों में दी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 किस्तों में दी जाती है 2-2 हज़ार रुपया करके, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए धन का मुख्य स्रोत आपका क्या है? तो आपका केंद्र सरकार है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर, गांव में एक छोटी मरम्मत की दुकान चलाना किस प्रकार की आजीविका है? तो यह आपका गैर कृषि आजीविका है। बी होगा आंसर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आपका बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा पीएम किसान। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 60, जीविका दीदी किसे कहा जाता है? जीविका दीदी किसे कहा जाता है बताइए? तो आंसर होगा यहाँ पे 60 का आंसर दिखा देते हैं। बिहार में एसएचजी की सहायता एसएचजी की सदस्य महिला। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आइए देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर है, 10 नंबर का आएगा। निम्न से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है? तो आपका स्पेस नहीं हो सकता है। सी आंसर होगा। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम क्या दबाते हैं? तो आपका Ctrl+D दबाते हैं। बुकमार्क करने के लिए हम लोग Ctrl+D दबाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, इंटरनेट किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आपका WAN का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हैकर हैं एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 66 नंबर देखिए, कौन सा एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो बेस्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा एक प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। HTTP, इसका फुल फॉर्म भी हम लोग सब कुछ बता चुके हैं। CPU से समयबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है पेरीफेरल्स कहलाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 का सही अनुक्रम बताना है। तो आपका पहले वाले जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर था, तीसरे में आपका एकीकृत सर्किट था, और चौथे में आपका VLSI था, और पांचवें में आपका माइक्रो प्रोसेसर ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 68 नंबर देख लेते हैं। आंसर 68 आपको रोम जो है डॉट डॉट से बनी होती है। तो यह आपका रोम जो है आपका एकीकृत परिपथ हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर। एक ER डायग्राम में इलिप्स किसका घोतक है? आपका यह की का घोतक है, इलिप्स। निम्न में से कौन ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो आपका FTP जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी सब है। तो चलिए प्रिंट करते हैं। आप सबका धन्यवाद।